है। अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस करेगी। ताहिर से एटीएस समेत एनआईए, आईबी एंड रॉ की पूछताछ कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतहर अरमान अली के बाद बाकी सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के मुताबिक दोनों केस इंटरनेशनल कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, जिसके ठोस सबूत मिले हैं। इसके बाद उनकी तरफ से दोनों ही मामलों की जांच एटीएस से करवाने को लेकर चिट्ठी लिखी गई थी और अब केस एटीएस के पास पहुंच चुका है। यानी कि अब इस पूरे मामले में और वृहद जांच होगी, जांच का दायरा और काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना टेरर मॉड्यूल से जुड़ी ये बड़ी खबर। पटना एसएसपी की मांग पर एटीएस को केस अब सौंप दिया गया है। एसएसपी ने चिट्ठी लिख करके एटीएस से जांच की मांग की थी। इससे पहले भी कई जांच एजेंसियां पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब एटीएस का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखेगा। सभी आरोपियों से एटीएस की टीम अब पूछताछ करेगी। एंटी टेररिज्म स्क्वाड अब इस पूरे मामले को हैंडओवर लेगी और उसके बाद अब इस मामले में हर पहलू से जांच जो है वो की जाएंगी। दरअसल लगातार इस मामले से जुड़े हुए लीड्स लगातार मिलते जा रहे हैं और क्या इस पर अपडेट्स हैं। फुलवारी शरीफ टेरर केस की जांच अब एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस करने जा रही है पटना एसएसपी की मांग पर। दरअसल पटना एसएसपी ने इसको लेकर चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद ये पूरा मामला एटीएस को सौंपा गया है। जी हां, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसी के आधार पर एटीएस की टीम भी अभी इन सभी आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। इंटरनेशनल कनेक्शन की बात पर एटीएस को जांच करेंगे और ताहिर, अतहर और अरमान की जांच एटीएस करेगी। साकेत हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साकेत, इस पूरे मामले में इंटरनेशनल लिंक्स निकलकर सामने आए थे, जो कि बहुत चिंता की बात है। अब जब एटीएस इस पूरे मामले को हैंडओवर लेगी तो जांच का दायरा कितना बढ़ जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरा मामला है और इसमें कई तार जो है वो दूसरे देशों से भी जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में पटना पुलिस, जो पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने पुलिस मुख्यालय से ये कहा था कि इस पूरे मामले को अब एटीएस को हैंडओवर करना चाहिए, क्योंकि इसके तार कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब इसे एटीएस को सौंपा गया है, इस पूरे मामले को, और अब एटीएस इस पर कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पर जब एटीएस इसे देखेगी तो उसका दायरा बड़ा होगा, क्योंकि लिंक इसका सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो बातें सामने आई है, चाहे वो अरमान मलिक की बात हो या फिर और भी दूसरे जो इस पूरे मामले में पकड़े गए हैं, उनके लगातार दूसरे देशों के लोगों से संपर्क थे, उनका फंडिंग कैसे हो रहा था, हवाला के जरिए भी पैसे आने की बात सामने आ रही थी। तो इन तमाम ऐसे लिंक है जिस पर अब जो एटीएस है वो जांच करेगी और कई इसमें खुलासे आने वाले समय में होंगे। और साथ ही जितनी भी जांच एजेंसियां साकेत अब तक जांच कर चुकी हैं, जाहिर सी बात है उन सभी जांच में और उसमें जो खुलासे हुए उसको भी इस जांच में इन्वॉल्व करेगी एटीएस की टीम। देखिए, बिल्कुल अभी तक जो जानकारियां मिली है पुलिस को, पटना पुलिस को, वो अब सीधे एटीएस के हैंडओवर होगी और एटीएस इस पर अब एक एक करके तमाम चीजों को क्रॉस चेक करेगी। क्योंकि सबसे पहला काम जो है वो 26 लोग जिनके खिलाफ एफआईआर है फुलवारी शरीफ मामले को लेकर, उन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो लोग फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार इसे लेकर अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है। लगभग 4 लोग ही अब तक गिरफ्तार हो पाए हैं, जबकि अभी भी 21 से 22 लोग जो हैं वो बाहर हैं पुलिस के पकड़ से। तो उन लोगों को पकड़ के फिर उनसे छानबीन करना, उनसे इंटरोगेशन करना, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके ही आधार पर आगे की जानकारी पुलिस को मिलेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे पुलिस देख रही है। अब चूंकि एटीएस इस मामले में आई है, तो एटीएस को भी अब इन चीजों को देखना है। तो इसका जो दायरा है वो आने वाले समय में बड़ा होगा और कई खुलासे इस मामले में होंगे। वो मैं जो लगातार कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए एक के बाद एक लिंक जो है वो मिलता जा रहा है। चाहे वो यहाँ पर जो देश विरोधी व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा था, उसका भी लिंक इस घटना के बाद से खुलासा हुआ। उसके बाद फिर एक आतंकी पकड़ा गया बिहार से। तो इस तरह की घटनाएं बिहार में लगातार हो रही है। तो अब जांच एजेंसियां जो है इसे लेकर काफी गंभीर है और आने वाले समय में इसमें कई बड़े खुलासे होने हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेपाल बॉर्डर के करीब पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में एक ऐसी स्लीपर सेल का खुलासा हुआ है जिससे एनआईए भी काफी हैरान हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं कि देश में बैन आतंकी संगठन जेएमबी के स्लीपर सेल पर क्या बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन ढाका की इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान के मदरसे में विदेशी घुसपैठ, नाम के मुफ्ती काम जिहादी। बिहार के मदरसे में आतंकी स्लीपर सेल।
बहुत बड़ा खुलासा ऑपरेशन ढाका। पूर्वी चंपारण के ढाका से असगर अली की गिरफ्तारी के बाद बिहार से जो स्लीपर सेल की बात थी वो एक बार फिर से साबित हुई है। जिस तरह से असगर अली की एनआईए ने गिरफ्तारी की है, उसके बाद बिहार का सीधा कनेक्शन जेएमबी यानी कि जो बांग्लादेशी आतंकी संगठन है उससे सीधे जुड़ा है। अब एनआईए इस पर पूरी जांच कर रही है और जो एनआईए के पास सबूत मिले हैं उसके आधार पर जो यहाँ पर असगर अली है उसने अपने लैपटॉप से कई युवाओं को मोटिवेशनल जो स्पीच है वो दिया और युवाओं को भड़काने का काम किया। आज हम आपको बिहार के ढाका से वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। नाम असगर अली, पेशा मौलवी, आरोप टेरर लिंक, एक्शन गिरफ्तार। जामिया मारिया निस्वा मदरसा ढाका, पूर्वी चंपारण बिहार। इसी मदरसे में लड़कियों को कुरान शरीफ और हदीस की तालीम देने वाले मौलवी मुफ्ती असगर अली को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आरोप बहुत संगीन है। असगर अली पर हिंदुस्तान के ढाका में रहकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन से जुड़े होने और हिंदुस्तानी मुस्लिम बच्चों नौजवानों को ऑनलाइन ब्रेन वॉश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 19 जुलाई को एनआईए की टीम ने असगर अली को बिहार के मोतिहारी से करीब 26 किलोमीटर दूर ढाका के इसी मदरसे से धर दबोचा। मुफ्ती असगर पर देश में बैन आतंकी जमात के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करने जैसे बेहद गंभीर आरोप हैं। ऐसे में टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने उस मदरसे में जाकर असगर के अतीत की तहकीकात की। अभी हम पूर्वी चंपारण के ढाका के उस मदरसे के बाहर खड़े हैं जहां पर असगर अली को एनआईए ने गिरफ्तार किया था 19 तारीख को। वही ये मदरसा है जामिया मारिया निस्वा, ये मदरसा है। ये हम अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, शिक्षक हैं या जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर किस तरह की तालीम दी जाती है वो भी हम जानेंगे। मुफ्ती असगर अली फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। खबर तो ये भी कि उसे एनआईए की टीम उत्तर प्रदेश ले गई है। असगर अली कहां का रहने वाला है, उसने तालीम कहां से हासिल की, जमातुल मुजाहिदीन से उसके तार कैसे जुड़े, आपको हर बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले ढाका के जामिया मारिया निस्वा मदरसे के उस मौलवी की बात सुनिए जिससे असगर अली के साथ हिरासत में लेने और शुरुआती पूछताछ के बाद एनआईए ने छोड़ दिया। 19 तारीख को जो एनआईए की टीम आई थी तो आपको भी ले गई थी थाने पे? जी, हमको भी ले गई थी। अच्छा, क्या कुछ एनआईए ने वहाँ इंटरोगेशन किया? वो हम लोगों से यही पूछगछ किया उनके मुतालिक के भाई ये यहाँ क्या करते थे, कब से हैं। तो उनसे यही बताया कि ये तो अभी हाल फिलहाल जो है ना ये आए हैं। मुश्किल से हम लोगों की तो छुट्टी हुई थी बकरीद की, लगभग 12-15 रोज़ की। तो सब ले कर के वो ये 1-1.5 महीना से ये यहाँ हैं। इनकी छुट्टी जो है ना शनिचर तक थी। एक वक्त 19 तारीख को वो आ गए तो लगभग जो है ना 1:30 बजे के बाद वो पहुँचे यहाँ, 2 बजे के बाद समझिए। तो कुछ ही देर के बाद एनआईए की टीम जो है ना यहाँ आई। वो टीम जो है ना यहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद उनको हिरासत में लिया, उनका मोबाइल वगैरह लिया। असगर अली इस मदरसे में 2 महीने पहले ही आया था। वो यहाँ की मस्जिद के नायब इमाम मोहम्मद निसार के साथ रहता था। असगर जिस मस्जिद में था आपको वहां भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले मदरसे के मौलवी ताजुद्दीन से असगर अली की कहानी सुनिए। बात के और मामलात के दरमियान तो इस तरह का कुछ लगा नहीं। अब रहा सवाल कि कोई भी इदारा जो है किसी आदमी को अगर रखता है तो उसका एक रूल रेशन है